जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। जी हाँ साथियों, मैं बात करूंगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। इससे संबंधित जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं, कोशिश करूंगा इस वीडियो में जितने भी उनके शब्दावली है या जितने भी अवस्थाओं में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं उन पे डिस्कस करूं। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों की इससे संबंधित जो रीट 2021 में भी प्रश्न आया था कि यदि बच्चा वर्तमान स्कीमा का उपयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? आत्मसात्मीकरण, संतुलीकरण, साम्य धारण या अनुकूलन। बहुत सारे टीचरों ने इसका जवाब भी अनुकूलन दिया था, लेकिन मैंने भी आपके लिए, आप देखना लास्ट टाइम जो इजी साइंस अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी मैंने डाउटफुल क्वेश्चंस, उसमें मैंने साइकोलॉजी और विभिन्न विषयों के जितने भी डाउटफुल प्रश्न थे मैंने अपने उत्तर बताने की कोशिश की। जो मैंने एग्जाम हॉल में बैठ के मेरा जो दिमाग इस चीज पर चला वो मैंने किस प्रकार से इसका उत्तर आत्मसात्मीकरण किया था। तो इसी पर डिस्कस करूंगा, बड़ा ही सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा आपके प्रत्येक जितनी भी शब्दावली है, जितनी भी अवस्थाएं उनके बारे में आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञान का मतलब क्या होता है? अपने दिमाग में चल रहे जितनी भी जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है, जैसे संवेदना, जिसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कहते हैं, रीट 2018 में प्रश्न आया था। किसी भी संवेदना का मतलब होता है हमारे पास जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसे जो सूचना हमारे दिमाग तक पहुंचती है, सिर्फ इतना ही, दिमाग एक्टिवेट नहीं रहता इसमें। फिर होता है चीजों का प्रत्यक्षीकरण, इसे ज्ञान की दूसरी सीढ़ी कहते हैं, जिसमें हमारा दिमाग एक्टिवेट रहता है और हमें किसी भी चीज की जो संवेदना आती है दिमाग हमें बताता है किस चीज की संवेदना है। तीसरा होता है अपना कॉन्सेप्ट यानी संपर्ते, इसे ज्ञान की तीसरी सीढ़ी कहते हैं। यानी जब किसी चीज की संवेदना होती है उसका दिमाग में प्रत्यक्षीकरण होता है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट हमारे दिमाग में बनते हैं जिससे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। जैसे आपने किसी लोहे को छुआ और उसमें हल्का हल्का करंट सा आ रहा था और वो जो लोहा है वो चमक रहा था, तो ये तीन आपको उसे छूने को, उसे सिर्फ संवेदना हुई आपको छूने पर कि हाँ ऐसी कोई चीज हमने छुई है, तो छूने की जो टच करने की संवेदना वो हमारी त्वचा करती है, तो त्वचा भी एक संवेदी अंग है। दिमाग ने सोचा उस चीज पे कि ये ठोस चीज है, इसमें चमक भी है और इसमें करंट भी आ रहा है, तो ये तीन अलग अलग फैक्ट हमारे दिमाग में बने, इसे हम कहते हैं अपने प्रत्यक्षीकरण हुआ उन चीजों का। और तीन फैक्ट्स के आधार पर दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया कि हाँ जितनी भी धातुएं होती है उनमें चमक होती है, उनमें करंट आता है और वो मोस्टली ठोस होती है, तो ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बना। और कॉन्सेप्ट बनने के बाद कॉन्सेप्ट से यानी जो संपर्क होता है उसी से दिमाग में होता है अपना चिंतन। तो ये मानसिक प्रक्रिया जितने भी हम बाल विकास के टॉपिक में पढ़ते हैं ना, मानसिक प्रक्रियाएं, उनमें इनका नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, फिर होता है संपर्ते। संपर्ते से दिमाग में चिंतन होता है। चिंतन के लिए मोस्टली तीन चीजों की आवश्यकता होती है, वो होता है या तो कोई संपर्ते हो आपके पास, या कोई ना कोई प्रतिदर्श यानी कोई ना कोई सैंपल या कोई ना कोई मॉडल हो आपके साथ, कोई मूर्त चीज हो, या फिर कोई ना कोई आपके पास प्रतीक हो, कोई आपके पास सैंपल यानी कोई मॉडल हो, या कोई ना कोई आपके प्रति दिमाग में संपर्ते हो। ये अपने चिंतन में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भाषा हो भी सकती है, ना भी हो तो भी चिंतन पॉसिबल है, बिना भाषा के भी चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, ये तो कुछ मानसिक प्रक्रिया है, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संपर्ते, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, ये सारी मानसिक प्रक्रिया होती है। इन्हीं को हम एक प्रकार से संज्ञान कहते हैं। और संज्ञान में जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे ने कहा कि छोटे बच्चे का जो विकास होता है वो अपने बाह्य जगत के साथ क्रिया करते हुए बच्चा अपने संज्ञानात्मक विकास का निर्माण करता है। बाह्य जगत में उन्होंने दो टाइप के जगत बताए, एक तो भौतिक वातावरण और एक होता है सामाजिक वातावरण, और साथ ही साथ उसकी खुद की जैविक परिपक्वता। इन तीनों को सम्मिलित रूप से उन्होंने अपने मानव का विकास कहा है। जैविक परिपक्वता को, सामाजिक विकास को और सामाजिक वातावरण को, और अपने दूसरा है भौतिक वातावरण को। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नामों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है अपना स्कीमा। क्या होता है साथियों? स्कीमा का मतलब क्या होता है? ज्ञान का ऐसा पैकेट जो हमारे दिमाग में किसी भी चीज के प्रति बना हुआ है। यानी एक प्रकार से मोबाइल में या कंप्यूटर में जिस प्रकार से फोल्डर होते हैं, किसी भी चीज की सूचना में उसका नाम लिखते ही वही फोल्डर खुलता है। जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे म्यूजिक होंगे लेकिन आपने किसी एक गाने का नाम लिखा तो वो गाना सामने आ जाता है। उसी प्रकार से आपके दिमाग में भी ऐसी विशेष सूचनाएं हैं जिनका नाम आते हैं, आपके दिमाग में सूचना आपके सामने आ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं आम, तो आपके दिमाग में अभी जो आम की इमेज अपने दिमाग में इमेजिन बनेगी, इमेज जो बनती है दिमाग में। आम बोलने पर किसी भी दिमाग में गधे की इमेज नहीं बनी, क्योंकि बचपन से ही आपको आम दिखाकर उसको आम बताया गया, तो इसलिए दिमाग में उसके प्रति आम की इमेज बन गई है। लेकिन वही चीज अपने दिमाग में ज्ञान का या जो सूचनाओं का बंडल होता है उसे हम स्कीमा कहते हैं, जिससे हम बाह्य वातावरण के साथ उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करने के लिए हमें अपने प्रकार से एक प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, दूसरा होता है स्कीम्स। स्कीम्स का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यवहारों का पैटर्न जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, सुबह उठता है, कोलगेट करता है, अपने नाश्ता पानी करता है और फिर स्कूल के लिए तैयार होता है। इसी काम को लगातार पूरे वीक में, पूरे महीने के लिए, पूरे साल के लिए दोहराता है, तो ये उसके क्या है? व्यवहार के वे पैटर्न जिनको बार बार दोहराता है, उन्हें जीन पियाजे ने उन्हें स्कीम्स कहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नाम जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो है अनुकूलन और अनुकूलन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाएं। अनुकूलन का मतलब या एडेप्टेशन। साथियों एक बात बता देता हूं, ये इंग्लिश के वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी के बजाय।
हिंदी में एक ही शब्दों को कई नामों से जानते हैं और उनमें कन्फ्यूजन भी कई होता है, तो इसलिए इंग्लिश के नाम एक ही नाम है, उनको याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं एडेप्टेशन या अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को वातावरण के अनुसार व्यक्ति ने ढाल लिया, तो उसे हम सिंपल भाषा में अनुकूलन कहते हैं। जैसे सर्दी लगने पर हमने कम्बल ओढ़ ली, ठीक है ना, सर्दी लगने पर हमने गर्म कपड़े पहन लिए, गर्मी लगने पर पंखा कूलर ऐसी चला ली, तो ये क्या है, एक प्रकार से हमने अपने आप को अनुकूल बनाया वातावरण के। अनुकूलन के लिए अपने दिमाग में जो प्रक्रिया चलती है उन्होंने 3 स्टेप में बांटा है जीन पियाजे ने। अनुकूलन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसे कहते हैं आत्मसात्मीकरण, जिसे कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब साथियों होता है कि दिमाग के अंदर अपने जो सूचनाएं होती हैं पहले से, जिसे हमने स्कीमा नाम दिया, उसी का उपयोग नई परिस्थितियों में हम एज इट इज कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बिना बदलाव के। यानी पूर्व ज्ञान का उपयोग हम नवीन ज्ञान को डिफाइन करने में कर रहे हैं, उसमें कुछ नई चीज नहीं जोड़ रहे हैं, तो उसे हम कह रहे हैं एसिमिलेशन या आत्मसात्मीकरण। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करूं, जैसे किसी बच्चे ने एक घोड़े को देखा, काले कलर का कोई घोड़ा था, उसके जिस प्रकार से उसने इसकी संरचना, उसकी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, तो उससे पता चला, दिमाग में उसका स्कीमा बन गया कि घोड़ा ऐसा होता है, उसके 4 पैर होते हैं और उसका काला रंग होता है, इस प्रकार से दिमाग में एक स्कीमा बन गया। लेकिन जब फर्स्ट टाइम किसी और जानवर को देखता है, जैसे उसने ऊंट को देखा, तो ऊंट को देख के भी फर्स्ट टाइम वो अगर उसे घोड़ा बोलेगा, क्योंकि ऊंट के लेकर उसको दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई स्कीमा, किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं थी। इस प्रकार की जो पूर्व ज्ञान का एज इट इज यूज ले लेता है, जो लास्ट टाइम अपने प्रश्न आया था, वर्तमान में जो उसके पास प्रेजेंट में स्कीमा था, उसी का उपयोग वो बाह्य जगत का विश्लेषण करने में कर रहा है, तो इसे हम आत्मसात्मीकरण बोलते हैं, अनुकूलन नहीं बोलते। यानी वर्तमान में जो अपने पास नॉलेज है उसी का उपयोग हम नई परिस्थितियों में कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन यानी आत्मसात्मीकरण। दूसरा होता है अकोमोडेशन, जिसे हम कहते हैं साम्य धारण। दूसरा होता है अपना अकोमोडेशन, जिसे हम कहते हैं समंजन या फिर समायोजन। इसके अंदर क्या होता है कि ज्ञान का जो वर्तमान में हमारे पास स्कीमा था, या पूर्व ज्ञान जो अपने पास था, जो वर्तमान में पहले से अपने पास स्कीमा है, उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम नए ज्ञान का एक अर्जन कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए उसी बच्चे को घोड़े का नॉलेज था, लेकिन ऊंट को देखने के बाद उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता है, वो उसे कहता है कि भूरे रंग का घोड़ा है। यानी उसको पहले ऊंट काले रंग का देखा था, लेकिन अब उसी प्रकार के 4 पैर वाला उसी प्रकार का एक जीव देखता है, तो उसको लगता है कि काले कलर का था, अब ये भूरे रंग का है, तो इसलिए हो सकता है भूरे रंग का है। या हो सकता है वो बच्चा उसे कुब्बड़ वाला घोड़ा बोले, क्योंकि उस पर ऊपर एक उसकी संरचना दिखाई दी, तो उसे उसका नाम दे दिया। किसी माँ ने, पिता ने उसे बताया कि बच्चा इसमें तो कुब्बड़ है, मतलब उसको नाम बताया, तो उसने कहा ये कुब्बड़ वाला घोड़ा है। यानी अभी भी वो वर्तमान में जो पहले से स्कीमा उसके पास था, पूर्व ज्ञान जो था, उसी में थोड़ा बहुत बदलाव करके उस चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। वर्तमान या पूर्व ज्ञान में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जब हम किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं या ज्ञान में मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अकोमोडेशन। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन यानी साम्य धारण। साम्य धारण का मतलब सामान्य अवस्था में हम कह सकते हैं कि किसी भी जब वस्तु में जो आत्मसात्मीकरण था और जो समायोजन था, उसमें एक प्रकार से संतुलन बन जाए, बच्चा जब डिफाइन करने लग जाए, दोनों अलग अलग चीजें हैं, यानी घोड़ा अलग चीज है, ऊंट अलग चीज है, दोनों बिल्कुल अलग प्रकृति के जीव हैं, तो बच्चे के अंदर साम्य धारण का गुण आ चुका है। बच्चा घोड़े को देखकर घोड़ा बोलता है, ऊंट को देखकर ऊंट बोलता है, तो हम कह सकते हैं बच्चे में कौन सा गुण आ चुका है, उसमें साम्य धारण का गुण आ चुका है। इन तुल्य को सम्मिलित रूप से हम अनुकूलन कहते हैं। अब एग्जाम में ये प्रश्न आया तो अनुकूलन के एक प्रकार से हम प्रकार कहते हैं, लेकिन साथियों जैसे अगर एग्जाम में प्रश्न आए फौज क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है या फिर समुदायवाचक है, तो हम जातिवाचक में भी उसे समुदायवाचक बोलते। ठीक उसी प्रकार अनुकूलन में भी एक छोटा अगर और डिटेल से बात करें तो इसका सही उत्तर आत्मसात्मीकरण होगा। जिसी भी चीज के प्रकार होते हैं, अगर पहला आंसर वहां से मिलता है तो हम हिंदी में या अन्य सब्जेक्ट में भी इसी प्रकार चुनते हैं कि अगर प्रकार है तो हम देखिए अनुकूलन में तो तीनों चीजें आती है। वर्तमान स्कीमा का एज इट इज यूज ले रहा है तो उसे अनुकूलन क्यों नहीं बोल सकते हम, क्योंकि अनुकूलन में तीनों चीजें आती है, इसलिए इसका सही आंसर जो माना गया वो आत्मसात्मीकरण था। आई होप आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई। इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक नाम आता है अपना संरक्षण का गुण, जिसमें भी कई बच्चों ने प्रश्न भेजे थे, तो मैं बता देता हूं संरक्षण का मतलब क्या होता है। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बाह्य जगत यानी पर्यावरण या वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, बच्चा यदि उसको समझ पाता है तो उसे हम संरक्षण का गुण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक छोटे बच्चे को यानी एक लंबा कोई अगर गिलास दिया जाता है, एक लंबा गिलास है और उसकी ज्यादा व्यास या मोटाई ज्यादा नहीं है, उसमें दूध जो आता है वो ज्यादा ऊंचाई तक आता है, जबकि एक दूसरा बर्तन है जिसका मतलब चौड़ाई बहुत ज्यादा है यानी उसका व्यास ज्यादा है, उसमें उस दूध को डाला जाता है तो वो बिल्कुल पेंदे में बैठ जाता है। उसको लगता है कि ज्यादा ऊंचाई पे जो है गिलास में यानी समान एक ही चीज है, वो दूध बराबर मान ले 1 लीटर दूध इसमें 1 लीटर उसमें, लेकिन उसको ज्यादा लंबा जो गिलास है उसमें ज्यादा दूध लग रहा है उसको और उसमें कम लग रहा है। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, एक बच्चा है जिसको हमने टॉफियां, बहुत सारी टॉफियों को 5 टॉफी अपने हाथ में उसको मुट्ठी में बंद करके मतलब बिल्कुल नजदीक करके उसको दी तो उसको लगेगा थोड़ी सी टॉफियां हैं, लेकिन उसी टॉफियों को एक हाथ में या जमीन पे बिखेर के दी तो उसको लगेगा कि ज्यादा टॉफी है। इस प्रकार के अगर बच्चे में गुण पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि बच्चे में संरक्षण के गुण उत्पन्न नहीं हुए।
संरक्षण का गुण उत्पन्न होता है अपनी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो सीओएस अवस्था होती है। पीओएस में बच्चे में संरक्षण का गुण नहीं होता है। एसएमएस में बात करें तो एसएमएस के सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण है एसएमएस के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक क्रिया, जिससे बच्चा संवेदनाओं से, जो 5 संवेदी अंग होते हैं उनसे सीखता है, ठीक है ना, किसी चीज को छू कर, देख कर, सुनकर, इस प्रकार से। और मोटर का मतलब होता है गामक क्रिया, हाथ पैर का हिलाना, सर का हिलाना, ठीक है ना, आंखों का गति, इस प्रकार से गतियों से या शरीर के हाव भाव से या उनके संचालन से बच्चा कोई ज्ञान का ग्रहण करता है एसएमएस के अंदर। इसमें वस्तु स्थायित्व सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहले की 5वीं अवस्था, पहले की 6ठी अवस्था अपनी, इसमें भी 6 उपअवस्थाओं में बांटा गया है। सिंपली आपको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, इंग्लिश का वर्ड ज्यादा सिंपल है। जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहली होती है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें सबसे ज्यादा रिफ्लेक्स एक्शन होता है चूसने का। बच्चा सब चीजों को अपने मुख में लेकर उसको चूसने की कोशिश करता है। दूसरी होती है प्रमुख या प्रथमवर्ती क्रिया, जिसमें बच्चा क्या होता है अपने शरीर के हाव, अपने ही शरीर की क्रियाओं को बार बार दोहराता है। हाथ हिलाना शुरू, उसको मजा आ रहा है, हाथ हिलाता रहेगा, ठीक है, यानी उसको बच्चे को अगर सिर घुमाने में मजा आ रहा है तो उसी एक अपने ही शरीर से संबंधित चीजों को बार बार दोहराने लगता है प्रथमवर्ती क्रिया में। तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं द्वितीय, या उसे कहते हैं सेकेंडरी सर्कुलेटरी रिएक्शन, यानी द्वितीय वर्तीय क्रियाएं। इसमें बच्चा क्या होता है अपने शरीर के हाव भाव को छोड़कर उसका बाह्य जगत की ओर ध्यान चला जाता है। अब उसको मजा उन चीजों में आएगा जिस चीज को करने पर वो बार बार, यानी किसी खिलौने को हिला रहा है तो उसमें आवाज आ रही है तो उसको बार बार हिलाएगा, किसी मोबाइल को गिराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसको बार बार गिर के देखेगा, यानी बाह्य जगत को बार बार काम करके देखता है, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सर्कुलेटरी रिएक्शन। फिर जो चौथी अवस्था होती है उसमें क्या होता है, इसमें एक स्कीमेटा बनता है, बच्चा गौण वर्तीय क्रिया या गौण, हम स्कीमेटा की अवस्था कहते हैं चौथी अवस्था को, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होता है कि जो अवस्थाएं, चौथी अवस्था में बच्चा क्या होता है उसमें उसको कार्य कारण को समझने की कोशिश करता है, यानी उद्देश्य और अपने जो लक्ष्य तक पहुंचने के बीच में वो अंतर करने लगता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट गुण पाया जाता है। पांचवी जो अवस्था होती है, पहले की 5वीं अवस्था, जिसे तृतीय वर्तीय क्रिया कहते हैं, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, बच्चा प्रयास और त्रुटि से सीखता है। कोई भी काम बार बार करेगा, करने के बाद उसको हाँ उसमें बार बार विफल भी होगा और बाद में भी जिस काम को बार बार करता जाएगा, काम करने से उसको बच्चे को नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो प्रयास त्रुटि से 5वें में सीखता है। और 6ठे की इंपॉर्टेंट विशेषता है पहले की, उसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब, इसका मतलब होता है बच्चा जब किसी चीज को हम छिपा देते हैं, जैसे ये पेन है इसको मैंने पीछे छिपा लिया, बच्चा फिर इसको ढूंढने की कोशिश करेगा, उसको पता है अब अपा ने मोडो ले गयो आबू ले गयो, तो उसको समझ में आया कोई मोडो आबू को नहीं है, ये बच्चा बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, मन बावड़ा बना रहे हैं, तो उस वस्तु को ढूंढने की कोशिश करता है। तो इसे हम कहते हैं बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी बच्चे परमानेंट होता है, हर वस्तु कोई ना कोई कहीं ना कहीं जरूर है, उसको छुपा दिया गया है। ये बच्चे को पहले की जो 6ठी अवस्था जो 18 से 24 माह की उम्र में होती है, उसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है पहले की 6ठी अवस्था में। इस प्रकार से अपनी एसएमएस कंप्लीट होती है। दूसरी अवस्था जहां से रीट 2018 में प्रश्न आया था, एक लंबी सी परिभाषा देकर उससे पूछा गया कि जीन पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा। अंतर्ज्ञान किस, अगर जिस बच्चे को अंतर्ज्ञान शब्द का पता चल गया कि अंतर्ज्ञान पीओएस की सेकंड अवस्था के अंदर, पीओएस को भी उसने दो, जैसे एसएमएस को 6 उपअवस्थाओं में बांटा है, वैसे ही पीओएस को 2 उपअवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली अपनी होती है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, ठीक है ना, जिसमें बच्चा क्या होता है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था कहते हैं, जिसमें बच्चा किसी भी चीजों के प्रति संप्रत्य बनाता है, अपना कॉन्सेप्ट बनाता है। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए उसके दिमाग में अब गामक क्रियाएं या संवेदी क्रियाओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा भाषा सीख चुका है। बच्चा पहली बार भाषा यानी शब्दों का उपयोग 12 माह में करता है, यह भी प्रश्न आया हुआ है। लगभग 10 से 13 ऑप्शन दे रखा था, लेकिन लगभग 12 माह के अंदर बच्चा अपनी भाषा यानी प्रथम शब्द जो बोलता है वो लगभग 12 महीना का होता है, तो बच्चा बोलता है। लेकिन पूर्ण भाषा का विकास जो पीओएस अवस्था में बच्चा होता है, वो बाह्य जगत के संपर्क में आता है, सामाजिकरण होता है, बच्चा प्रतीकात्मक होता है, प्रतीकों को समझने लगता है। प्रतीक का मतलब यहाँ पर सिंबल्स है, जैसे अल्फाबेट्स है या फिर हिंदी की वर्णमाला है, इनको समझने लगता है, यानी भाषा का उपयोग करना सीख जाएगा। अब अपनी बातों को बोल के वो व्यक्त कर सकता है। इसलिए बच्चे के दिमाग में चीजों के प्रति अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तार्किक नहीं होता, लॉजिकल नहीं होता, अतार्किक होता है बच्चे में चिंतन। तार्किक में भी 2 टाइप के होते हैं, मूर्त तो होता है सीओएस में, अमूर्त होता है एफओएस में, जो आगे बात करेंगे। मैं यहां पर बात कर रहा हूं पीओएस की। पीओएस की 2 उपअवस्थाएं, पहली होती है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, जिसमें कॉन्सेप्ट बनता है, और दूसरी होती है इंट्यूटिव पीरियड या अंतर्ज्ञान की अवस्था। अंतर्ज्ञान में आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं। एक होता है आपका अनुत्क्रमणशीलता। देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं साइंस के अंदर, जो आगे और पीछे दोनों की साइड चलती है। अनुत्क्रमण का मतलब होता है जो एक ही दिशा में चलते हैं, रिवर्स नहीं हो सकता, इसे कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। देखिए, इंग्लिश का नाम याद रखना, रिवर्सिबिलिटी अलग चीज होती है, इर शब्द लगे ना IR, वो होता है उसका बिल्कुल विपरीत। इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है पीओएस के अंदर। बच्चा किसी भी चीज को पलट के नहीं बता सकता। जैसे आपने उसको बता दिया ना 4 गुना 4 16 होते हैं, तो वो बच्चा वापस नहीं बता सकता कि 16 में कितने का भाग दें कि वापस 4 आ जाए। ये बच्चे का इतना दिमाग वापस रिपीट नहीं कर सकता, पीछे की ओर नहीं चल सकता। उसको जोड़ बाकी गुणा भाग समझ में आ जाएंगे, लेकिन उनके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आए, क्योंकि बच्चे में अतार्किक चिंतन ही विकास हुआ है। इसके अलावा बच्चे में ना संरक्षण का गुण उत्पन्न होता है, जो मैंने पहले बताया था। संरक्षण का मतलब होता है वातावरण में हो रहे बदलाव को समझ पाना, तो ये भी बच्चा नहीं कर सकता। बच्चे में केवल और केवल अतार्किक चिंतन हो चुका है। बच्चा
अंतर्ज्ञान की अवस्था कहते हैं, या बच्चा प्रतीकों के माध्यम से चीज़ों को समझने लगा है पीओएस के अंदर। अतार्किक चिंतन शुरू हो चुका है, भाषा का विकास हो चुका है। अब बच्चा आता है सीओएस के अंदर, जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सीओएस के अंदर क्या होता है कि बच्चे के अंदर अब चीज़ों में, मूर्त चीज़ों के प्रति तार्किक चिंतन उत्पन्न हो जाता है। यानी बच्चा किसी भी चीज़ को देख के उस पर अपना दिमाग चला सकता है कि ये चीज़ सामने है, तब तक तो उस पर मूर्त अवस्था में कर सकता है। लेकिन आपने किसी, जैसे आपने ऐसी चीज़ जो उसने कभी देखी नहीं, उस पर वो चिंतन नहीं कर सकता। जैसे भूत वगैरह के ऊपर कहानियां लिखना या अपनी व्याख्या कीजिए, व्याख्या वाले मतलब जो ज़्यादा डिस्क्राइब करने वाली चीज़ें होती हैं वो बच्चा नहीं कर सकता, जिन चीज़ों को उसने नहीं देखा उसके ऊपर। तो वो अब एफओएस में बात करेंगे। सीओएस में कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने। सबसे पहला काम है, आपको संरक्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है सीओएस के अंदर। यानी बच्चा वातावरणीय बदलाव को समझने लगता है कि चीज़ छोटी है, कम है, ज़्यादा है। दूरियों का मापन करने लगता है कि दूरी, कोई चीज़ मेरे से दूर पड़ी है, नज़दीक है, कौन सी चीज़ ज़्यादा दूर है, लंबी कौन सी है, छोटी है। ठीक है, एक बात और बताता हूँ, पीओएस में जो जीन पियाजे ने बच्चों पर एक 3 पर्वतीय प्रयोग किया था, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आता है इगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रित स्वभाव। यानी बच्चा हर चीज़ को, उसमें यह लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही दुनिया सोच रही है। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया कि बच्चे को एक मतलब टेबल की साइड बिठा दिया और एक साइड में 3 पर्वत यानी 3 पहाड़ी ऐसी दिखाई, और सामने किसी भी एक, मान लीजिए गुड़िया को या किसी भी एक डोल को रख दिया। अब बच्चे से पूछा गया आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने कहा मुझे 3 पहाड़ी दिख रही है। अब उसे पूछा कि सामने आपके जो बैठा है उसको क्या दिख रहा है, तो उसने वही बात बताई जो उसने पहले बताई थी। यानी बच्चा जो खुद उसको लगता है ना, जो मैं सोच रहा हूँ दुनिया भी वही सोच रही है, उसे कहते हैं इगोसेंट्रिज्म। इसके अलावा पीओएस में एक इंपॉर्टेंट नाम और आता है जीववाद, एनिमिज्म। यानी बच्चा हर वस्तुओं को सजीव समझता है, उसको ये लगता है कि बादल मेरे साथ चल रहे हैं, सूरज आज मुस्कुरा रहा है। यानी जितने भी हम बात करते हैं निर्जीव चीज़ों को सजीव समझने लगता है। ये भी पीओएस की अवस्था ही अंदर होती है। एक बच्चे में पीओएस में इंपॉर्टेंट नाम आता है विकेंद्रीकरण। यानी विकेंद्रीकरण का गुण तो आता है सीओएस में, और एक होता है केंद्रीकरण का गुण। केंद्रीकरण का या सेंट्रिज्म क्या होता है, बच्चा किसी चीज़ के एक ही पक्ष को देख सकता है, 2, 3 या 3 अधिक चीज़ों के बारे में एक साथ उसमें दिमाग में एनालाइज नहीं कर सकता। विकेंद्रीकरण का जो गुण होता है वो बच्चे में आएगा अपनी नेक्स्ट अवस्था में, जिसमें हम बात करें सीओएस में। सीओएस में संरक्षण का गुण, विकेंद्रीकरण का गुण आ जाएगा। बच्चा हर पक्ष को अलग अलग देख सकता है, एक साथ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब पर डिस्कस कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे में उत्क्रमणशीलता भी आ जाती है। बच्चा चीज़ों को पलट के भी बता सकता है। आप उसको 4 और 4 16 भी बता सकते हो, और 16 में 4 का भाग देने पर 4 आ जाएंगे, तो वो उल्ट के भी बता सकता है, पलट के भी बता सकता है। तो ये उल्टन और पलटन दोनों कर सकता है इसके अंदर, ठीक ना, उल्टना और पलटना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बच्चा लगभग 9 साल का जब होता है तो उसे तारीख का, वार का, सन का, इन चीज़ों का भी नॉलेज हो जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चे में जो सीओएस अवस्था होती है उसमें बच्चे में मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसमें तार्किक चिंतन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे इसके अंदर और डिस्कस करें। इसके अलावा सीओएस के अंदर अगर हम बात करें, जैसे ब्लूम की टेक्सोनोमी, हम बोध वाला एक चीज पढ़ते हैं, ज्ञान के पर्सन, फिर बोध वाले पर्सन। बोध में हम क्या करते हैं, चीजों में तुलना करना, संबंध करना, अंतर बताना, उदाहरण देना, व्याख्या करना। ये गुण भी सीओएस के अंदर बच्चे में आ जाती है मूर्त चीजों को लेकर। वो मूर्त चीजों में तुलना, संबंध, अंतर, उसका वर्गीकरण करना, ये सारी चीजें कर सकता है सीओएस के अंदर। फिर सबसे एडवांस जो अवस्था आती है उसे हम कहते हैं एफओएस, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है ना, जिसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है निगमनात्मक तर्क या परिकल्पनात्मक तर्क, यानी इमेजिनेशन कर सकता है और डिडक्टिव टाइप का होता है। इमेजिनेशन का मतलब उन चीजों के बारे में भी वो डिस्कस करता है जो उसके सामने नहीं है। जैसे उसे अगर एलियन के बारे में पूछा जाए जो उसने कभी नहीं देखा होगा तो भी उसके बारे में वो बता सकता है। भूत के बारे में पूछा जाए, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में पूछा जाए तो उन चीज़ों पे भी वो डिस्कस कर सकता है। जो चीज़ें उसने कभी नहीं देखी है वो अमूर्त चीज़ों पे डिस्कस कर सकता है। अमूर्त चिंतन हो जाता है, तार्किक होता है, परिकल्पनात्मक होता है, इमेजिनेशन कर सकता है वो चीज़ों का। और इसके साथ साथ वो बच्चा अधिक सृजनात्मकता पाई जाती है। सृजनात्मकता का मतलब यहाँ पे अब सारी चिंतन से है, यानी बच्चा एक ही चीज़ों को अलग अलग नजरियों से देख सकता है, एक ही चीज़ पर अलग अलग तरीके से व्याख्या कर सकता है। यानी सबसे हाई फाई जो हम कह सकते हैं, सबसे हाई लेवल का जो दिमाग में संज्ञानात्मक विकास उत्पन्न होता है वो अपनी एफओएस अवस्था में होता है। इन अवस्थाओं की उम्र की बात करें तो एसएमएस की होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, और उसमें भी विभिन्न अवस्थाएं मैंने आपको बताई है। 2 से लेकर फिर अगर बात करें लगभग 2 से लेकर 7 साल तक जो उम्र होती है, 2 के बाद से लेकर 7 साल तक, इसे हम कहते हैं पीओएस, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और उसके बाद में हम बात करें 7 से लेकर लगभग 11 वर्ष तक होती है, कई किताबों में 12 भी लिखा हुआ होता है। 7 से 11 या 12 तक अवस्था होती है, उसे कहते हैं सीओएस, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और सबसे अंतिम जो अवस्था है उसे कहते हैं एफओएस, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एफओएस, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 12 से लेकर या 11 से लेकर, कई किताबों में 15 तक भी लिखा हुआ है, या 11 के बाद में आगे कोई सन नहीं दी गई, यानी 11 के बाद की अवस्था। तो इस प्रकार से 4 अवस्थाएं, इनसे होने वाली जितनी भी टर्म्स है मैंने अच्छे बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से जीन पियाजे से कोई भी प्रश्न आता है तो यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से
इसमें आपका 1 से 2 नंबर आपके डेफिनेटली रेट में आप बना लोगे। अगर आपको मेरे द्वारा समझाया गया कॉन्सेप्ट आसान या बिल्कुल हेल्पफुल साबित होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाले समय में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको सबसे ज़्यादा आपको टेंशन दे रहा है या आपको समझ में कम आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर भी एक वीडियो आपके लेकर आऊँ। ऐसे विभिन्न टॉपिक जो हार्ड है जिनको एक वीडियो में कंप्लीट किया जा सकता है, कोशिश करूँगा ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाकर आप सभी के लिए उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। आप सभी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।